हेलो गाइस, मैं विजेंद्र सिंघल आपका फिर से अपने YouTube चैनल इंग्लिश मीडियम पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो बातें कर रहे थे, बातें हम लोगों ने करी थी टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। किसकी बातें चल रही थी? टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अंदर यानी कि वाक्य के प्रकार मैंने आप लोगों को टोटल कितने बताए थे? 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। इनके अंदर मैंने जो बातें कर ली थी, मैं आपके सामने बातें कर चुका था असर्टिव सेंटेंस, या फिर मैं आपके सामने बातें कर चुका था असर्टिव, जिसको मैंने बोला था अफर्मेटिव, और मैं इसी को क्या बोल सकता हूं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरी मैंने आप लोगों के साथ में जो बातें की थी, वो बातें किसकी थी माय डियर स्टूडेंट्स? इंटरोगेटिव सेंटेंस की। आज मैं आप लोगों के सामने बाकी के जो 3 पार्ट बचे रह गए थे, एक तो आप लोगों का कौन सा रह गया था? इंपेरेटिव सेंटेंस। एक आप लोगों का कौन सा था? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और एक आपका कौन सा था माय डियर स्टूडेंट्स? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं और जिन्होंने पहले वाले ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। और उससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इंग्लिश डाली है, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए तो हम लोग पहला बातें करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। माय डियर स्टूडेंट, जो भी मैं पढ़ाता जा रहा हूं उसका मैं आप लोगों को पीडीएफ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ उसको मिल जाएगा। तो आप लोग साथ में अभी पढ़ते रहिए, धीरे धीरे नोट्स बनाने की खुद से भी लेकिन कोशिश पूरी कीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने इंपेरेटिव सेंटेंस की। किसकी बात कर रहा हूं? इंपेरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस का हिंदी में मतलब देखते हैं, और वो मतलब होता है आज्ञार्थक वाक्य। इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? ऐसे वाक्य जिसमें ऑर्डर का मतलब होता है आदेश, या फिर एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह, या फिर रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है माय डियर? निवेदन, या फिर फोरबिड का मतलब क्या होता है? मना करना, या फिर सजेशन का मतलब क्या होता है? सुझाव, या फिर प्रपोजल, और प्रपोजल का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव। आदि का क्या होता है? भाव होता है। आदि का भाव होता है। एक बार वापस से समझिएगा मैंने क्या लिखा है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंसेस के अंदर ऑर्डर आदेश, एडवाइस सलाह, रिक्वेस्ट निवेदन, फोरबिड मना करना, सजेशन सुझाव, या प्रपोजल प्रस्ताव आदि सबका भाव होता है। ऐसे वाक्यों को हम लोग कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जो माय डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग चाहे तो इंग्लिश में डेफिनेशन लिख सकते हैं। सच सेंटेंस व्हिच रिप्रेजेंट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फोरबिड, सजेशन, प्रपोजल, दैट इज कॉल्ड एज इंपेरेटिव सेंटेंस। कुछ स्टूडेंट्स के अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं उन लोगों के लिए डायरेक्ट एक छोटा सा तरीका बताता हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस को वो देखते ही पहचान सकते हैं। कईयों ने कहा कि सर हमको तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो उनको समझाने के लिए मैं आप लोगों को तरीका बताता हूं। एक बार लिख लीजिएगा इसकी डेफिनेशन कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। चलिए एक एक करके बातें करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। अब पहला इंपेरेटिव सेंटेंसेस में पहला, जब वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो। जब वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो। पहली तो बात मैं बता दूं आपको, वर्ब का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। और क्रिया का मतलब होता है काम का होना। अभी के लिए इतना ही समझिए, क्योंकि मैं आपको आगे पार्ट ऑफ स्पीच एक हमारा टॉपिक आएगा, उसके अंदर मैं आपको पूरा वर्ब डिटेल्ड में पढ़ाने वाला हूं। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया का मतलब होता है किसी भी काम का होना।
किसी भी काम का होना बताया जाता है, वही क्या कहलाती है हमारी क्रिया। जो वर्ब होती है, इस वर्ब के हमारी 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हम लोग क्या लगाते हैं आईएनजी, फिफ्थ में हम लोग क्या लगा देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स एस या ईएस या फिर आईईएस। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती है जो आपको याद रखनी चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आपको क्या लगाना है आईएनजी, फिफ्थ में एस या ईएस या फिर आईईएस। अब हम लोग बातें कर रहे थे जब वाक्य मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, तो ऐसे केस में मैंने कहा ओपन द डोर। सबसे फेमस एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है, ट्रेडिंग में चलने वाला एग्जांपल है। ओपन द डोर, ओपन मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है खुलना या खोलना। ओपन का मतलब खुलना या खोलना, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स ओपन्ड, ओपन्ड। तो अगर अब वाक्य मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो सेंटेंस मेरा कौन सा हो जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। या फिर मैं कह देता माय डियर स्टूडेंट्स ब्रिंग मी ए कप ऑफ कॉफी। मैंने कहा ब्रिंग मी ए कप ऑफ कॉफी। अगर यहां पर अब देखिए ब्रिंग, ब्रिंग यानी क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स लाना। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है ब्रॉड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है ब्रॉड। अब यहां पर वाक्य मेरा शुरुआत किससे हुई ब्रिंग से। ब्रिंग मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब वाक्य मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो वाक्य मेरा कौन सा कहलाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। यहां पर एक बात ये भी याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, ऑफलाइन क्लासेस में मुझे देखने को मिलती है कि कई बच्चे बॉट लिख जाते हैं, कई बच्चे ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉड होती है और वो लिखते हैं बॉट, और थर्ड फॉर्म भी वो क्या लिख देते हैं बॉट, BOUGST, BOUGST। माय डियर स्टूडेंट्स ये वाली जो फॉर्म होती है वो बाई की होती है, और बाई का मतलब होता है खरीदना। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ब्रिंग की, और ब्रिंग का मतलब होता है लाना। तो मेरा पहली बात समझ में आई कि इंपेरेटिव सेंटेंस में पहला बात लिखी जब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, जैसे कि ओपन हो, ब्रिंग हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे टेक हो, कुछ भी हो सकता है। अगर वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर मेरा वाक्य शुरू होता है देन द सेंटेंस विल बी कॉल्ड एज इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या कहलाता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम लोग फिर आगे की बातें करते हैं कंटिन्यूअसली। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारी बातें चल रही है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के बता रखे हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के बता रखे हैं माय डियर स्टूडेंट्स 4 टाइप्स। कौन कौन से हैं चलिए, भला हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। दूसरा कौन सा होता है माय डियर स्टूडेंट जब वाक्य प्लीज अथवा काइंडली से शुरू हो। जब वाक्य प्लीज अथवा काइंडली से शुरू हो। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को यहीं पे बता दूं कि कुछ लोग कंफ्यूजन में होता है सर प्लीज और काइंडली, सर दोनों में कोई फर्क नहीं है और दोनों का मतलब एक ही होता है। वो क्या होता है कृपया। प्लीज और काइंडली दोनों का मतलब एक ही होता है, और वो मतलब क्या होता है कृपया। और जो कृपया होता है दोनों का यूज एक ही चीज के लिए किया जाता है, वो किसके लिए किया जाता है रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स निवेदन करना। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है निवेदन करना। जब अपन को किसी से कोई काम निकालना हो, जब अपन को किसी से कोई काम निकालना हो या काम करवाना हो तो हम आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग जनरली किसका यूज करते हैं प्लीज या काइंडली का। अगर प्लीज या काइंडली का यूज करते हैं तो फिर सेंटेंस कौन सा हो जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। ध्यान रखिएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं चाहे लास्ट में भी लिख सकते हैं। मैंने कहा प्लीज ओपन द डोर। ध्यान से समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज ओपन द डोर बात वही है। या फिर मैं इसको ये भी कर देता माय डियर स्टूडेंट्स ओपन द डोर प्लीज। दोनों का मतलब एक ही है कि दोनों का मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस में जाता है। ये भी याद रखिएगा जहां मैं प्लीज यूज कर सकता हूं वहां मैं काइंडली भी यूज कर सकता हूं। मैंने कह दिया काइंडली ब्रिंग मी ए कप ऑफ कॉफी, काइंडली ब्रिंग मी ए कप ऑफ कॉफी। या फिर मैं ये भी कर सकता हूं ब्रिंग मी ए कप ऑफ कॉफी काइंडली। तो माय डियर स्टूडेंट्स दोनों का मतलब एक ही है कि दोनों का मतलब हम लोग क्या चाहते हैं उसमें रिक्वेस्ट। क्या चाहते हैं रिक्वेस्ट।
तो जब भी रिक्वेस्ट की बातें चल रही हैं, प्लीज और काइंडली आपको देखने को मिले तो आप देखते ही कह सकते हैं कि जो हमारा वाक्य होगा वो वाक्य आपका कौन सा होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। चलिएगा अब हम लोग इसी में बातें करते हैं थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप कौन सा है समझिएगा। गाइस मेरे साथ नोट्स बनाने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा आप लोग भी, क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है। मेरा इसमें तीसरी बातें आती हैं, जब वाक्य डू अथवा डोंट से शुरू हो, जब वाक्य डू अथवा डोंट से शुरू हो। चलिए इसमें समझने की बात यह है, सबसे पहले ये जो डोंट है इसमें एक ही जो ऊपर जो लगता है, ये ऊपर वाला जो कॉमा होता है, ऊपर वाले कॉमे को हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं अपॉस्ट्रोफे। क्या बोलते हैं इसको, अपॉस्ट्रोफे, जिनको बोलने में बहुत दिक्कत आती है माय डियर स्टूडेंट्स, अपॉस्ट्रोफे, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफे। और जो नीचे वाला कॉमा होता है इसको हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कॉमा। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स सेमीकोलन। और ये जो इसको बोलते हैं केवल कॉलन, क्या बोलते हैं, सॉरी कॉलन। ये वाला जो होता है इसको आप लोग क्या बोलते हैं, सेमीकोलन। ये थोड़ा ध्यान से रखिएगा, ऊपर वाला कॉमा क्या बताया, अपॉस्ट्रोफे, ऊपर वाला कॉमा अपॉस्ट्रोफे, नीचे वाला डायरेक्ट कॉमा, ये क्या हो गया कॉलन, ये क्या हो गया सेमीकोलन। बातें कर रहे थे हम लोग इसकी, जब ये ऊपर वाला कॉमा लगा हुआ होता है तो आप बात को इतनी को समझ कर रखिएगा कि ऊपर वाला कॉमा जब भी लगा होता है तो वहां से कोई ना कोई लेटर गायब होता है, वहां से कोई ना कोई लेटर गायब होता है। जैसे कि मैं अगर इसी की बात करूं डोंट की, तो यहां से गायब क्या है, यहां से गायब क्या है, नॉट। यहां से गायब नॉट में से क्या गायब हो गया, ओ। इसी प्रकार से आपने स्टूडेंट्स को देखा होगा, इस प्रकार से लिखा रहता है कई बार, तो इसका मतलब क्या होता है, आई हैव। या फिर किसी ने लिखा होगा इज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं, इन चीजों को याद रखना। अच्छा अब यहां पर इसी चीज को याद भी रखना, डोंट, डोंट का मतलब क्या होता है, मना करना। डोंट का मतलब क्या होता है, मना करना। और मना करना को मैं और क्या बोल सकता हूं, फॉरबिड। क्या बोल सकता हूं, फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मना करना। फॉरबिड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फॉरबिड। फॉरबिड की सेकंड फॉर्म फॉरबिड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स, फॉरबिडन। क्या होती है, फॉरबिडन। फॉरबिड यानी डोंट यानी क्या होता है, मना करना। और जिसके और क्या बोल सकते हैं, फॉरबिड। फॉरबिड की सेकंड फॉर्म फॉरबिड, थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, फॉरबिडन। क्या होती है, फॉरबिडन। इसमें भी याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको और भी अलग कर दूं तो बिड, बिड का मतलब क्या होता है, एक तरह से नीलामी। क्या होता है, नीलामी। नीलामी, बिड का मतलब होता है नीलामी लगाना। क्या होता है, नीलामी लगाना। आपने देखी होगी मंडियों में नीलामी लगती है सामानों की, तो वो होती है बिड। बिड यानी क्या होता है, नीलामी लगाना। और बिड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बिड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिडन। क्या होती है, बिडन। बिड का और क्या बोल सकते हैं, ऑक्शन। क्या बोल सकते हैं, ऑक्शन। तो चलिए हम लोग बातें कर रहे थे कि हम लोगों ने कहा था जब वाक्य मेरा किससे शुरू हो, डू अथवा डोंट से। जब वाक्य मेरा किससे शुरू हो, डू अथवा डोंट से। चलिएगा एग्जांपल के साथ समझने की फिर कोशिश करते हैं, तो समझ में आ गया होगा। ऊपर वाला जो कॉमा है इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफे। क्या बोलते हैं, अपॉस्ट्रोफे। नीचे वाला डायरेक्ट कॉमा, दो बिंदी लगा हुआ है तो कॉलन, एक बिंदी एक नीचे कॉमा, सेमीकोलन। जब ये ऊपर वाला कॉमा लगा हो तो वहां से समझ जाना कोई ना कोई लेटर गायब है। डोंट का मतलब होता है मना करना, जिसका बताया फॉरबिड। क्या बताया, फॉरबिड। ध्यान रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने कहा डोंट मेक ए नॉइज। मैंने क्या कहा, डोंट मेक ए नॉइज। अब यहां पर डोंट मेक ए नॉइज, वाक्य की शुरुआत किससे हुई, डोंट से। आवाज मत करो, इसका मतलब क्या हुआ, आवाज मत करो। तो बात में जब डोंट आ रहा है, मना कर रहा है, आवाज मत करो, तो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। ध्यान रखना मेक ए नॉइज जो होती है एक अपने आप में कौन होती है, फ्रेज। कौन है ये, फ्रेज है। माय डियर स्टूडेंट, इस फ्रेज में ये भी याद रखना क्वेश्चन बना हुआ है,
क्वेश्चन क्या बना हुआ है, यहां पर नॉइज से पहले ए फिक्स है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि ए जो है, ए का मतलब आपका क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, ए। नॉइस यानी होता है शोर, नॉइस यानी क्या होता है, शोर। और शोर, एक शोर, दो शोर कुछ नहीं होता, लेकिन ये फिक्स है। कुछ चीजें इनको आप याद रखना, मैं आपको आर्टिकल वाले टॉपिक में और अच्छे से क्लियर बताऊंगा। तो मेरे वीडियोस को इसी प्रकार से बराबर से देखते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। तो डोंट मेक ए नॉइस यानी कि आवाज मत करो, या फिर मैं कर देता डोंट मेक ए फस। मैंने क्या कर दिया, डोंट मेक ए फस। माय डियर स्टूडेंट, ये सब फ्रेज है जिनको याद रखना होगा, यानी कि फुसफुसाओ मत। जो अपन कानों में फुस बातें करते रहते हैं ना, कई बार क्लासेस में हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो कान में आपस में बातें जो आप करते हो तो उसको बोलते हैं फुसफुसाना। क्या बोलते हैं, फुसफुसाना। तो डोंट मेक ए फस यानी कि फुसफुसाओ मत। या फिर सेंटेंस में कर देता डू से, मैंने कर दिया डू योर वर्क, तुम अपना काम करो। मेरी बात समझ में आई? तो जब भी वाक्य डू से अथवा डोंट से शुरू होता है, तब भी मेरा वाक्य कहलाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंस। चलिए अब हमारा लास्ट बचता है, लास्ट हमारा आता है माय डियर स्टूडेंट्स, जब वाक्य मेरा तीसरा रह गया अभी, जब वाक्य हमारा चौथा चलेगा ना, डी पार्ट। जब वाक्य लेट से शुरू हो, जब वाक्य किससे शुरू हो, लेट से। पहले तो लेट का मतलब देखिए माय डियर स्टूडेंट, लेट का मतलब होता है अनुमति देना। लेट का मतलब क्या होता है, अनुमति देना। यह एक कौन होती है, वर्ब। क्या होती है ये, वर्ब। और वर्ब का मतलब क्या बताया, क्रिया। लेट की बाकी की दोनों फॉर्म क्या होती है, लेट लेट लेट। कंफ्यूज मत हो जाना, लेट जो होती है वर्ब होती है, लेट के बाद हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग होता है। लेट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट ही आता है माय डियर स्टूडेंट्स। लेट एक वर्ब होती है जिसकी तीनों फॉर्म लेट लेट लेट, लेट हमारी वर्ब होती है। याद रखिएगा कुछ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट का मतलब हमारे मैथमेटिक्स वाले जब सर पढ़ाते हैं तो लेट का मतलब बोलते हैं माना, क्योंकि वो कहते रहते हैं ना माना कि x माना कि 100। तो ऐसे केस में लेट का मतलब वो लोग मान लेते हैं मानना। हम लोग कर लिख लेते हैं कंसीडर, क्या लिख लेते हैं, कंसीडर। और क्या लिख लेते हैं, अज्यूम। क्या लिख लेते हैं, अज्यूम। और भी होते हैं। अच्छा कुछ लोग इससे भी कंफ्यूज जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट्स हैं ये आप लोग। कई लोग टू लेट को देख के भी सोच रहे थे सर ये क्या है। अरे मेरे भाई, टू लेट का मतलब होता है किराए पर कोई सामान जब वो दे रहा होता है, आपको कमरा उमरा आप लेने जाते हो, तो टू लेट का मतलब है किराए के लिए खाली है आपके पास, कहीं उसका मतलब आप तुझे परमिशन। तो मेरे भाई ये एक नाउन है, ये एक वर्ब है। अब बात कर रहा हूं जब वाक्य मेरा किससे शुरू हो, लेट से। लेट में भी मेरे भाई दो प्रकार से शुरू हो सकता है। आप इनको लिखते रहिएगा, पॉज कर करके आप नोट्स बनाकर प्रॉपर तरीके से लिखिएगा तो मजा आएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं ले जा सकता हूं। अब लेट में भी मेरे भाई दो प्रकार होते हैं, देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला, इसमें भी जब आपके लेटर्स या लेट्स से शुरू हो, जब आपके लेटर्स या लेट्स से शुरू हो। बताइए ऊपर वाला कॉमा क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ऊपर वाले कॉमा को मैंने क्या बताया था, अपॉस्ट्रोफे। क्या बताया था, अपॉस्ट्रोफे। भूलना मत माय डियर स्टूडेंट, नोट जरूर बनाना। लेटर्स, अब यहाँ पे जब ये ऊपर वाला गायब है तो इसका मतलब समझ जाना, जैसे गायब क्या है, यू। तो जब भी वाक्य लेटर्स या लेट से शुरू होगा तो ऐसे वाक्यों में क्या होगा, ऐसे वाक्यों में सजेशन, ऐसे वाक्यों में सजेशन। और सजेशन का मतलब क्या होता है, सुझाव या फिर प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव। आपने बहुत किया होगा प्रपोजल यानी प्रस्ताव का भाव होता है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वो काम हो ही, बस आपने अपनी तरफ से क्या रखी है, राय है, आपकी एक ओपिनियन है कि यार मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जाए।
अगर वो मान ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं माने तो कोई बात नहीं। अभी आप समझी बात है, मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगा आपको इसके ऊपर। जब आपके लेटस या लेट्स से शुरू हो तो ऐसे वाक्यों में किसका भाव रहता है? सजेशन, सुझाव या फिर प्रपोजल, प्रस्ताव का भाव रहता है। देखिएगा एग्जांपल, मैंने कहा लेट्स गो टू मुंबई, लेट्स गो टू मुंबई, या लेट्स गो टू आगरा। मेरा कहने का मतलब क्या है, कोई भी चीज है, अगर वाक्य, अभी तो आपको क्या समझना है, अगर वाक्य केवल किससे शुरू हो रहा है? लेट अस से। किससे शुरू हो रहा है? लेट अस से। तो वाक्य जब लेट अस से शुरू हो तो वाक्य में आपको किसका भाव रहेगा? सजेशन का या प्रपोजल का? किसका भाव रहेगा? सजेशन का या प्रपोजल का। दूसरा हमारा टाइप कौन सा आता है माय डियर स्टूडेंट्स? जब वाक्य में लेट के साथ अस को छोड़कर, जब वाक्य में लेट के साथ अस को छोड़कर, जब वाक्य में लेट के साथ, जब वाक्य में लेट के साथ अस को छोड़कर दूसरे ऑब्जेक्ट, अस को छोड़कर दूसरे ऑब्जेक्ट आए, जैसे हिम, हर, देम, मी आए, तब क्या होगा? तो ऐसे वाक्यों में अनुमति या प्रेरणा का भाव रहता है। तो ऐसे वाक्यों में अनुमति या प्रेरणा का भाव होता है। पहले समझते रहिएगा, देखते ही फिर ट्रिक भी बता दूंगा। जैसे कि मैंने कहा लेट हिम लीव, उसे छोड़ दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब देखिए बात को, पहले तो किसी के देसी भाषा में समझ में नहीं आया होगा कि सर लेट का ना मन में नहीं आता, सौण ही नहीं आता, हमको तो लेट का यूज कब करना है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आराम से समझिए। जब हम लोग घर पे बैठे होते हैं, तो आराम से डिस्कशन सा चल रहा है। वैसे में भी कोरोना चल रहा है तो खूब डिस्कशन के लिए टाइम है हमारे पास। जब आपसे कोई भी चीज की राय मांगते हैं तो सब अपनी अपनी राय देते हैं। अब जब राय देते हैं तो राय देते समय जैसे कि कोई ने कह दी अपने तो खाने पीने का काम है, मैं तो हलवाई परिवार से बिलोंग करता हूं, सब कोई खाते पीते रहता है, तो सब खाने पीने की बातें करते हैं। जैसे सपोज कीजिएगा मैंने कह दी चलो यार सबकी सब मिलकर चाय पीते हैं, चलो यार सबकी सब मिलकर चाय पीते हैं, मैंने अपनी राय दी। अब होता क्या सर, अपनी फैमिली में ना बहुत तरीके के लोग होते हैं। नेताजी, मैं तो चाय नहीं पीऊंगा भाई साहब, मैं तो कॉफी पीऊंगा, मैं तो कॉफी पीने का मन कर रहा है। किसी ने कह दिया कि नहीं यार सब चाय पिएंगे, या आप छोड़ो बाकी सब चाय कॉफी पी लेते, या वो कॉफी बना देंगे बाकी सबके सब चाय पी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने अपनी एक राय रखी सबके लिए, तो वो तो हो गया लेट अस गो टू हैव टी, लेट अस गो टू हैव टी, सबकी सब चाय पी सकते हैं। तो वहां पर हम लोग किससे बनाएंगे? लेट अस से। वहां पर अब मेरी फैमिली में से किसी भी एक बंदे ने क्या कहा कि यार नहीं मैं तो कॉफी पीऊंगा, तो मैं कहूंगा कि या तो छोड़ दो बाकी सबकी सब क्या बना लो, चाय बना लो, या तो छोड़ के। तो मैं क्या करूंगा? लेट हिम लीव, उसे छोड़ दो। पर्टिकुलर की जब बात आ गई, लड़का है तो मैं कहूंगा लेट हिम लीव। अगर लड़की होती, हिम किसके लिए आता है? जेंडर मास्कुलाइन के लिए, किसके लिए? मास्कुलाइन। और हर किसके लिए आएगा? फेमिनाइन के लिए। और देन किसके लिए आएगा? प्लूरल के लिए। किसके लिए? प्लूरल के लिए। मैंने कहा लेट हिम लीव, अगर लड़का है उसे छोड़ दो तो लेट हिम लीव, लड़की होती लेट हर लीव। अगर दोनों लड़का लड़की मेरे दोनों भाई बहन कह दें तो मैं कहूंगा लेट देम लीव, इन दोनों को छोड़ दो। ऐसे करो अपन के लिए बना लो, मम्मी जी चाची। बात समझ में आई माय डियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे केस में जब खुद की एक एक पर्टिकुलर बातें करेंगे तो हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ चलेंगे, और वैसे सबके लिए कॉमन चलते तो हम लोग अस का प्रयोग करते हैं। अगर आपने माय डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर आप देखिए दो कॉमन बातें निकल कर आई जो आपको याद रखनी चाहिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, जो मेरे भाई एसएससी के उनके लिए। ये तो था बेसिक हाई कोर्ट के लिए। अब आगे देखिएगा, इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर आपने कॉमन बातें देखी हो तो अपन नोट डालकर लिख लेते हैं। कॉमन बातें क्या निकल कर आई है कि सबसे पहली कॉमन बात तो ये निकल के आई, यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। और जिसके भी समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा
मोबाइल नंबर भी लिखा आएगा, मेरी अपनी वेबसाइट भी है, आप लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% करूंगा, ये मेरा वादा है। इसमें 2 नोट निकल कर आते हैं। ये नोट बड़े काम के आएंगे भाई साहब, मोदी जी बराबर चेंज कर रहे हैं, तो नोट बहुत काम के हैं, ध्यान रखिएगा। पहला नोट क्या आया कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। लेट के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये वाला रूल बहुत काम आएगा तुम्हारे, डायरेक्ट याद कर लेना। लेट के बाद क्या आता है? हमेशा ऑब्जेक्ट। दूसरा, मैं डायरेक्टली कह सकता हूं क्या? इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब फर्स्ट आती है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब फर्स्ट आती है। कह सकता हूं मैं, आराम से कह सकता हूं, क्योंकि अब देखिएगा कि हमारे पास सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको 4 टाइप पढ़ाए थे। चारों टाइप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, प्लीज अथवा काइंडली के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू अथवा डोंट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेट खुद एक वर्ब है, तो उसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आए? वर्ब वो खुद कौन सी हो गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम लोग कंक्लूजन निकाल कर कह सकते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। बात आप लोगों के सभी की समझ में आ गई होगी। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश की है, इसके मैं नीचे नोट्स भी आप लोगों को दे दूंगा। आज की वीडियो में अभी आपको इतना ही बताता हूं। दूसरा मेरा वीडियो आएगा जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे पार्ट 2। ये मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 3 आएगा जिसके अंदर हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में चर्चा करेंगे विद एग्जाम्पल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का प्यार ही है जो हमें मोटिवेट करेगा, और मोटिवेट करके हम और अच्छे से अच्छे हमारी चीजों को बढ़ा सकेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। आप अपना ध्यान रखिए।